नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध पंक्तियों को लेकर के। यानी आज की कक्षा में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो प्रसिद्ध पंक्तियां कही गई है उनकी चर्चा करने वाले हैं। और मित्रों, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध पंक्तियां आपके हिंदी साहित्य का इतिहास व स्कूल व्याख्याता भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती और भी हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण जो भर्तियां होती है उनमें आपसे पूछी जा सकती है। तो शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह पंक्ति किसकी है। यानी प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह पंक्ति किसकी है। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। और मित्रों, ये पंक्ति तो बार बार परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। अगला प्रश्न। यह गठनात्मक काव्य नहीं वर्णात्मक है। यानी यह गठनात्मक काव्य नहीं वर्णात्मक काव्य है। शुक्ल ने यह पंक्ति किस काव्य के लिए कही। तो इसका सही उत्तर होगा बीसलदेव रासो के लिए। और मित्रों, आपको हमें बताना है कि बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अगला प्रश्न। इनकी भाषा ललित एवं सानुप्रास होती थी। इनकी भाषा ललित एवं सानुप्रास होती थी। यह पंक्ति शुक्ल ने किसके लिए कही है। तो इसका सही उत्तर होगा चिंतामणि के लिए, यानी चिंतामणि त्रिपाठी के लिए। अगला प्रश्न। भाषा चलती होने पर भी उनकी भाषा अनुप्रास युक्त होती थी। यानी भाषा चलती होने पर भी उनकी भाषा अनुप्रास युक्त होती थी। शुक्ल ने यह किसके लिए कहा। तो इसका सही उत्तर होगा कवि बेनी के लिए। अगला प्रश्न। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। यानी इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। यह पंक्ति किसके लिए है। तो इसका सही उत्तर होगा कवि बिहारी के लिए। और मित्रों, कवि बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं। और अब आपको बताना है कि रीतिकाल को 3 भागों में, यानी रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध, यानी 3 भागों में किसने विभाजित किया है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। यह पंक्ति किसके लिए कही गई है। यानी वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कही है। तो इसका सही उत्तर होगा कवि भूषण के लिए। और मित्रों, याद रखिएगा कि कवि भूषण रीतिकाल के एकमात्र राष्ट्र कवि है। और इन अब आपको बताना है कि कवि भूषण का मूल नाम क्या था। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। आचार्य शुक्ल ने यह किसके लिए कहा है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की भी समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह किसके लिए कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा कवि बिहारी के लिए। अगला प्रश्न। भाषा उनकी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। आचार्य शुक्ल ने ऐसा किसके लिए कहा है। भाषा उनकी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। आचार्य शुक्ल ने ऐसा किसके लिए कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा कवि मंडन के लिए। अगला प्रश्न। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। यह पंक्ति किसके लिए है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में
मति राम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती, यह पंक्ति किसके लिए है? तो इसका सही उत्तर होगा मति राम के लिए। अगला प्रश्न, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का जो वर्णन है उसको कोई भी कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता, यह किसके लिए कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि भूषण के लिए। अगला प्रश्न, षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने ही विस्तृत किया है, पर वही श्रृंगारी उद्दीपन ढंग का। यानी षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने ही विस्तृत किया है, पर वही श्रृंगारी उद्दीपन ढंग का। तो यह पंक्ति किसके लिए है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्वाल कवि के लिए। अगला प्रश्न, रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। शुक्ल ने यह किसके लिए कहा? तो इसका सही उत्तर होगा कवि देव के लिए। अगला प्रश्न, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर कोई दूसरा नहीं हुआ। उनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। शुक्ल ने यह किसके लिए कहा है? यानी ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर कवि बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। उनकी रचना की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। तो शुक्ल ने यह किसके लिए कहा? तो इसका सही उत्तर होगा कवि पद्माकर के लिए। अगला प्रश्न, उनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। शुक्ल ने यह किसके लिए कहा है? यानी उनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है, शुक्ल ने यह किसके लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि भिखारी दास के लिए। और मित्रों, आप सभी से एक निवेदन कि आप भी हमें कमेंट्स में लिख करके बता दीजिएगा कि हम आगे आपको कौन कौन से टॉपिक की क्लास उपलब्ध करवाएं। अगला प्रश्न, ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। शुक्ल ने ये किसके लिए कहा है? ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं, शुक्ल ने ये किसके लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि देव के लिए। अगला प्रश्न, छंद शास्त्र का इनका सा विशुद्ध निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। यानी छंद शास्त्र का इनका सा विशुद्ध निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया, शुक्ल ने ऐसा किसके लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा सुखदेव के लिए। अगला प्रश्न, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। शुक्ल ने ये किसके लिए कहा है कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। शुक्ल ने ये किस काव्य या किस रासो काव्य के लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा बिसलदेव रासो के लिए। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। यह पंक्ति किसकी है? कि अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न, इनका सच्चा कवि हृदय था। यानी इनका सच्चा कवि हृदय था आचार्य शुक्ल ने ये किसके लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा मतीराम के लिए। अगला प्रश्न, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए, यह पंक्ति किसके लिए है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि भूषण के लिए। अगला प्रश्न,
यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न है, इसमें रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। शुक्ल ने ऐसा किसके लिए कहा है? यानी इसमें रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। तो शुक्ल ने ऐसा किसके लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहारी सतसई के लिए। और मित्रों, आपको बताना है कि बिहारी सतसई में कुल दोहों की संख्या कितनी है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, इन्होंने देशाटन अच्छा किया था इसलिए भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। यानी इन्होंने देशाटन अच्छा किया था इसलिए भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। शुक्ल ने ऐसा किसके लिए कहा? तो इसका सही उत्तर होगा गवाल कवि के लिए। अगला प्रश्न, इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। यह किसके लिए कहा गया है कि इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं? यहाँ किस ग्रंथ और किस कवि की बात की जा रही है? तो इसका सही उत्तर होगा भाषा भूषण ग्रंथ के लिए। और मित्रों, याद रखिएगा कि भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता जसवंत सिंह है। अगला प्रश्न, इन्होंने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशुद्ध रीति से किया है। यानी इन्होंने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशुद्ध रीति से किया है। शुक्ल ने ऐसा किसके लिए कहा? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीपति के लिए। अगला प्रश्न, रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नव रस और षड ऋतु सुझाई पड़ी है। शुक्ल ने ये किसके लिए कहा है कि रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षड ऋतु सुनाई पड़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा ग्वाल कवि के लिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।